वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ेंगे एसी थ्रू अ कैपेसिटर। इससे पहले आपने पढ़ा था एसी थ्रू अ रजिस्टर। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ये वो एलिमेंट हैं जो कि एसी सर्किट के होते हैं। डीसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए ओनली रजिस्टर होता है, जबकि एसी सर्किट में तीन एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। आज हम पढ़ेंगे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ कैपेसिटर। यहाँ पे आप फिगर 16.8 में देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें V जो है वो एसी सप्लाई को शो कर रहा है। V में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक वेव की फॉर्म नज़र आ रही है। वेव फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे जो बैटरी है वो एसी यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो सप्लाई कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सीरीज़ में एक बल्ब लगाया गया है जो कि सर्किट के ऑन या ऑफ होने का जो है सिग्नल होता है। इसी तरह नेक्स्ट एक कैपेसिटर है सी से शो किया हुआ और इसके साथ एक स्विच है और स्विच जो है वो हम ऑन या ऑफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो थ्रू अ रजिस्टर बट इट इज़ नॉट ऑब्वियस दैट हाउ इट कैन फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर। अब रजिस्टर में से तो आपने इजीली जो है वो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर लेता है, लेकिन कैपेसिटर में से कैसे फ्लो करता है ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे। दिस कैन बी demonstrated by a circuit shown in the figure 16.8. A low power bulb is connected in the series with a 1 microfarad capacitor. ये 1 माइक्रोफैरड जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, यानी वो क्वांटिटी जितनी ये चार्ज की जो कि कैपेसिटर जो है वो स्टोर कर सकता है। सो 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज़ यूज्ड टू सप्लाई मेन्स through a switch. When the switch is closed, that means when switch is working या ऑन होता है उसको हम क्लोज्ड कहते हैं, यानी सर्किट क्लोज्ड हो गया, ऑन हो गया। when the switch is closed the bulb light up, इस तरह बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है, चलना शुरू कर देता है, showing that the current is flowing through the capacitor। जब बल्ब ऑन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस वक्त करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो कर रहा है। डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर। जो अगर हम यहाँ पे जो वी सप्लाई है यहाँ पे दूसरी बैटरी लगा देते हैं जिसमें आप एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल शो करते हैं, यानी डायरेक्ट करंट आप यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई लगा देते हैं, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होने की वजह से ये बल्ब ऑन ना होता, क्योंकि जो कैपेसिटर है उसमें से डायरेक्ट करंट या डीसी जो है वो नहीं गुजर सकता। डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर कॉन्टीन्यूसली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग मीडियम जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं वो इसके दरमियान पड़ा होता है, तो उसकी वजह से करंट उसके अंदर से डायरेक्ट करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाता। नो लेट अस सी हाउ एसी फ्लोज। अब हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है थ्रू द कैपेसिटर। द करंट फ्लोज बिकॉज द कैपेसिटर प्लेट्स आर कॉन्टीन्यूसली चार्ज्ड, डिस्चार्ज एंड चार्ज द अदर वे राउंड बाय द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसमें से करंट कैसे फ्लो करता है, क्योंकि जो इसकी प्लेट्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होती रहती हैं। The basic relation between the charge Q on the capacitor and the voltage V across the plates। अब प्लेट्स दोनों प्लेट्स जो हैं कैपेसिटर की उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और इसके ऊपर जो चार्ज इसकी किसी एक प्लेट पे जो चार्ज स्टोर हुआ है वो Q है, जो कि पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव Q और नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव Q होगा। इन दोनों की क्वांटिटी सेम होती है, यानी पॉजिटिव Q नेगेटिव Q क्वांटिटी के लिहाज से सेम होंगे लेकिन साइन के लिहाज से अपोजिट होंगे, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द चार्ज बाय यूजिंग द फार्मूला Q इज इक्वल टू CV दैट होल्ड्स एट एवरी इंस्टेंट, जो कि हर वक्त अप्लाई होता है। इफ़ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, वेयर V नॉट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, देन
द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो आपके पास V है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और V नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट विल बी गिवन बाय Q इज इक्वल टू, सिंस Q इज इक्वल टू CV, so we put V is equal to V naught sine of omega t, so Q is equal to C V naught sine of omega t. Since C यानी कैपेसिटेंस एंड V नॉट आर कांस्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट रहती है ना वोल्टेज की, V नॉट जिसको हम कहते हैं, सो इट इज़ ऑब्वियस दैट Q विल वेरी द सेम वे एज अप्लाइड वोल्टेज। इसका मतलब है क्योंकि Q इस, अगर आप इक्वेशन में देखें C और V नॉट दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, तो वेरिएबल क्या रह गया, ओनली साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर हम V वाली इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी उसमें भी देखें तो V नॉट तो कांस्टेंट है, साइन ऑफ ओमेगा टी जो है वही वेरिएबल है। तो इन दोनों से हम देख सकते हैं कि Q और V यानी वोल्टेज और चार्ज तो जो हैं उनमें दोनों में सेम तरह की वेरिएशन आती है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ ओमेगा टी। सो V एंड Q आर इन फेस, दैट मीन्स के दोनों का जो ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो सेम बनेगा, एक जैसा ही बनेगा। इन फेस का मतलब है कि दोनों का एक टाइम पे एक ही एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होगा। द करंट I is the rate of change of charge, rate of change of charge। करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है ना Q। सो I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। So the value of the current at any instant is the corresponding slope of the QT कर्व। अब QT कर्व क्या है, आपने ये जो आपको 16.9 फिगर में ग्राफ नज़र आ रहा है उसमें आप देखें हॉरिजॉन्टल साइड पे T यानी टाइम शो हो रहा है, और वर्टिकल साइड पे आपके पास यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे 3 वेरिएबल शो किए हुए हैं। एक आपके पास ब्लैक कलर की लाइन है जो कि करंट को शो कर रही है, ग्रीन कलर की लाइन V यानी वोल्टेज को शो कर रही है, लेकिन डॉटेड लाइन जो है Q चार्ज को शो कर रही है। हमने यहाँ पे हम चार्ज यानी QT कर्व की बात कर रहे हैं, तो हमने चार्ज वाली जो वैल्यू है यानी डॉटेड लाइन जो है ना ग्राफ, हम उसको कंसिडर करेंगे। अब इस सेंटेंस में उसने कहा है कि दिस इज़ द स्लोप। स्लोप का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जो हम आम लैंग्वेज में है हम इसको ढलवान कहते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे हम एक्सेलरेशन में या वेलोसिटी में करते हैं तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो वाई एक्सिस की वैल्यू अगर इस ग्राफ में देखें तो इसमें Q जो है वो वाई एक्सिस पे शो हुआ है और T जो है वो एक्स एक्सिस पे। तो स्लोप जो होती है वो किसी भी चीज़ की होती है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब होता है वाई एक्सिस की वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की वैल्यू। जैसा कि आप वेक्टर्स में करते हो ना एंगल फाइंड करने के लिए, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई और ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू जो है वो q की वैल्यू होगी और x की वैल्यू जो है अलोंग एक्स एक्सिस वो टाइम की वैल्यू होगी। तो हम कहेंगे डेल्टा q यानी चार्ज में जितना चेंज आया ओवर डेल्टा t जितना टाइम में चेंज आया। तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T जो है वो हमें स्लोप बताता है। स्लोप का मतलब ये है कि स्लोप मीन के टेन ऑफ थीटा यानी एंगल की वैल्यू, और जो एंगल की वैल्यू है वो एक्चुअली हमें पता है ना कि करंट का फार्मूला होता है Q ओवर T। तो स्लोप किसके इक्वल होगी, करंट के इक्वल होगी। तो एट ओरिजिन O पे अगर हम देखें ग्राफ के अंदर व्हेन Q इज इक्वल टू 0, जब अगर हम O पॉइंट पे देखें उस वक्त करंट जो है उस वक्त चार्ज जो है वो 0 होता है। द स्लोप इज मैक्सिमम। सो जो टेन अगर हम देखें तो टेन 0 की वैल्यू जो होती है ना साइन ओवर कॉज होता है टेन। तो अगर हम टेन 0 की वैल्यू देखें जी, जो यहाँ पे अगर हम देखें O पे तो Q की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 यानी जस्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, जब हम जो है जैसे ही सप्लाई को ऑन करेंगे
तो उस वक्त जो स्टोर होगा चार्ज इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा इसके कैपेसिटर के ऊपर, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 होगी। लेकिन आफ्टर अ स्मॉल टाइम ड्यूरेशन क्यू की कुछ वैल्यू हो जाएगी। तो आप अगर वहाँ पे देखें, वहाँ उस टाइम पे स्लोप कैलकुलेट करें तो उस टाइम पे जो स्लोप होगी वो मैक्सिमम उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि साइन ओवर कॉज की वैल्यू होती है ना। तो साइन अगर हम देखें उसकी वैल्यू 0 के करीब जो है वो मैक्सिमम, साइन 0 जैसे 1 होता है तो साइन ओवर कॉज tan थीटा होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू यानी tan थीटा जो है वो मैक्सिमम आता है, और जब आप पीक वैल्यू पे चले जाते हैं तो पीक पे जाके अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे वो मिनिमम वैल्यू होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। इस मैक्सिमम का मतलब है करंट। स्लोप यहाँ पे हम जो है वो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी वो करंट है, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम। तो अगर आप जैसे ग्राफ में देखें तो ग्राफ में यहाँ पे जो है क्यू की वैल्यू जब 0 है उस वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम यानी 90 पे है, और वो आपको ग्राफ में नज़र आ रही है। ठीक है, इसी तरह जब क्यू की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम पे पहुंचती है तो वो पॉइंट यहाँ पे ए ग्राफ में शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और एन पॉइंट जो है वो शो कर रहा है उस वक्त करंट की वैल्यू। तो एन पे जाके जब क्यू यानी मैक्सिमम होता है तो उस वक्त करंट जो है वो 0 हो जाता है। So when q is equal to 0 the slope is maximum, so I is then maximum from O to A। अगर हम O से A तक देखें slope of the QT curve decreases to 0, तो जहाँ पे चूँकि स्लोप डिक्रीज़ हो रही है तो उसकी वैल्यू जो है करंट की भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सो I is 0 at n from A to B। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें A से B तक, द स्लोप ऑफ द कर्व QT कर्व इज़ नेगेटिव। जो स्लोप है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त आपके पास आप देख सकते हैं करंट जो है वो भी नेगेटिव साइड पे आ जाता है। सो फ्रॉम एन टू आर नेगेटिव हो जाता है ना करंट, एन से लेके आर तक देखें। और फिर इन दिस वे द कर्व पी एन आर एस टी, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं पी एन आर एस और एंड पे जाके टी, यानी वो यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो बल्कि आपको दूसरी मैक्सिमम वैल्यू नज़र आ रही है। दैट गिव्स द वेरिएशन ऑफ द करंट विद टाइम। सो रेफरिंग द फिगर 16.2b, ये आपके पास जो फिगर थी ये है 16.2 जो अभी हमने सारी डिस्कस की है। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इट कैन बी सीन दैट द फेज एट ओ पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट इज़ 0 एंड द फेज एट अपर मैक्सिमम इज़ π/2। अपर मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वैल्यू वहाँ π/2 है। सो इन द फिगर 16.9b द फेज ऑफ वोल्टेज एट 0 एट ओ इज़ 0। तो यहाँ पे वोल्टेज का फेज जो है वो आपको ग्राफ में भी नज़र आ रहा है, वो ओ पॉइंट पे 0 है। ठीक है, बट द करंट एट दिस पॉइंट इज़ मैक्सिमम, सो इट्स फेज इज़ π/2। जब v की वैल्यू 0 है, करंट π/2 है, इसका मतलब है दोनों जो हैं यानी करंट और वोल्टेज इस केस में इन फेज़ नहीं है, दोनों का एंगल सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज 0 है तो करंट π/2 है यानी करंट मैक्सिमम वैल्यू पे है। दस द करंट लीडिंग द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री और π/2। नाउ कंसिडर द पॉइंट ए एंड एन। ये देखें ग्राफ में ए पॉइंट और एन पॉइंट। ए पॉइंट जो है वो आपको वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, और एन जो है वो करंट की 0 वैल्यू शो कर रहा है ग्राफ में। तो जब आपकी वोल्टेज फिर π/2 पे जाती है मैक्सिमम पे, तो करंट जो है वो 0 पे आ जाता है। द फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट ए पॉइंट इज़ π/2 बट द फेज ऑफ करंट एट एन इज़ π। अगेन द करंट इज़ लीडिंग द वोल्टेज by 90 डिग्री और π/2।
Similarly, by comparing the phase at point B R, ये नेक्स्ट जो पॉइंट है ये इस फिगर में नज़र आ रहे हैं, बी आर हैं और सी एस हैं, और फिर इसी तरह जो है वो टी और डी हैं। इन सब में अगर हम देखें तो करंट जो है वो π/2 और 90 डिग्री से लीड कर रहा है वोल्टेज से। दिस इज़ vectorally represented in the figure C. Here you can see in the green line shows the voltage and रेड लाइन शोज़ द करंट। और आप देखें करंट जो है जब वोल्टेज की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ वोल्टेज का 0 एंगल है, तो उस वक्त करंट का जो है वो 90 एंगल है। तो इसका मतलब है करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय 90 एंगल और π/2 एंगल। सो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इस रिएक्टेंस जो है ना, इसको आप रेजिस्टेंस जो है वो आप ये समझें, रिएक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट की मेजरमेंट होती है, तो जो कैपेसिटर का केस है उसमें हम इसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, हम इसको रेजिस्टेंस को ही रिएक्टेंस का नाम देते हैं। कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो तो रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस का नाम देते हैं। रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ अ मेजर ऑफ द अपोजिशन। ये आप रिएक्टेंस की ये वाली डेफिनेशन है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ द मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC। यानी AC सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती है उसको रिएक्टेंस कहते हैं। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय XC। यहाँ पे C जो है वो सबस्क्रिप्ट ने वो आपको कैपेसिटर को शो कर रहा है। इट्स वैल्यू इज़ गिवन बाय XC इज इक्वल टू VRMS over IRMS, where VRMS is the root mean square RMS value of the alternating voltage across the capacitor, and IRMS is the RMS value of the current passing through the capacitor. The unit of the reactance is ohm. In case of capacitor, XC यानी रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ गिवन एज 1/2 पाई FC। 2 पाई F ओमेगा के इक्वल होता है, सो दिस इज इक्वल टू 1/ωc। C is the capacitance of the capacitor. Then according to this equation, a certain capacitor will have a large reactance at low frequency. अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्योंकि 1/2 पाई F है, F चूँकि ओवर में आ रहा है तो जितनी F की वैल्यू स्मॉल होगी उतनी ही रिएक्टेंस की वैल्यू हाई होगी। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इट विल बी लार्ज एंड द करंट इन द सर्किट विल बी स्मॉल। तो अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी तो उस वक्त रिएक्टेंस की वैल्यू हाई होगी। सो ऑन द अदर हैंड द हाई वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस विल बी लो and the high frequency current through the same capacitor will be large. So this is the flow of AC through a capacitor.